वेलकम टू डिवाइन एकेडमी। आज हम टॉपिक पढ़ते हैं संस्कृतिकरण और उससे संबंधित अन्य अवधारणाएं। तो इसके अंदर पहला हमारा जो टॉपिक है वह है संस्कृतिकरण एवं ब्राह्मणीकरण। इसके अंदर एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण से पहले जो अवधारणा प्रस्तुत की वो ब्राह्मणीकरण है। तो ब्राह्मणीकरण से तात्पर्य होता है कि जब किसी भी निम्न हिंदू जाति द्वारा ब्राह्मणों का अनुसरण किया जाए। यदि हम भारतीय समाज को देखें तो इस वर्ण मॉडल से हम अध्ययन करते हैं तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस तरह से यह संस्करण पाया जाता है। और इस संस्करण के अंदर एम.एन. श्रीनिवास ने दक्षिणी भारत के अंदर कुर्ग समुदाय का सामाजिक और आर्थिक जीवन का विश्लेषण किया। उसमें उन्होंने ये पाया कि निम्न जातियां ब्राह्मणों का अनुसरण करती है, ब्राह्मणों के क्रियाकलाप को अपनाती है और उनसे संबंधित कर्मकांडीय परिस्थिति उच्च करने का प्रयास करती है। तो यह जाति व्यवस्था के अंदर अपवर्ड मोबिलिटी के लिए उन्होंने प्रारंभिक अवधारणा के रूप में ब्राह्मणीकरण प्रस्तुत किया। लेकिन जब इसे व्यापकता प्रदान करते हुए अखिल भारतीय स्तर पर लागू किया तब सभी जगह पर निम्न जातियां ब्राह्मणों का अनुसरण नहीं करती। कई स्थानों पर क्षत्रियों का अनुसरण कर रही थी, कई जगह वैश्य थे उनके संदर्भ समूह के रूप में। तब श्रीनिवास ने इस प्रक्रिया का नाम ब्राह्मणीकरण से संस्कृतिकरण किया और परिभाषा बताई कि जब कोई भी निम्न हिंदू जाति किसी उच्च जाति, ये तीनों आ गए, और उच्च के अंदर लिखा द्विज, कि प्राय द्विज जातियों का अनुसरण करे, उनके जीवन शैली को अपनाए, उनके कर्मकांड का अनुसरण करे और कालांतर में इस जातिगत परिस्थिति के अंदर उनका स्टेटस भी ऊपर हो, तो उस प्रक्रिया को संस्कृतिकरण कहा गया। तो यहां इन दोनों में जो डिफरेंस है, ब्राह्मणीकरण इसका प्रारंभिक स्वरूप था और पूरे भारत के स्तर पर इसे संस्कृतिकरण के रूप में पहचाना गया। ब्राह्मणीकरण एक संकीर्ण अवधारणा है जो केवल ब्राह्मण आदर्श को ही स्वीकार करता है, जबकि संस्कृतिकरण एक व्यापक अवधारणा है जो ब्राह्मण के अतिरिक्त क्षत्रिय, वैश्य और प्रभु जाति को भी इनके आदर्श के रूप में स्वीकार करती है। तो ब्राह्मणीकरण और संस्कृतिकरण दोनों ही प्रक्रियाएं लंबवत गतिशीलता को दर्शाती है, लेकिन दोनों में संकीर्णता और व्यापकता का अंतर है। उसके साथ साथ दोनों ही आदर्श भी एक के अधिक व्यापक है, एक के संकीर्ण है। अब दूसरा इसके अंदर कंसेप्ट आता है संस्कृतिकरण एवं विसंस्कृतिकरण। तो पहली बात तो यह कि संस्कृतिकरण जाति व्यवस्था के अंदर ऊर्ध्व गतिशीलता को दर्शाता है, अपवर्ड मोबिलिटी को बताता है। कि श्रीनिवास ने इसे जब प्रस्तुत किया तब एक बंद प्रारूप के अंदर गतिशीलता को दिखाने के लिए संस्कृतिकरण का उपयोग किया और एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया कि संस्कृतिकरण निम्न हिंदू जातियों से संबंधित है तथा वे उच्च या प्राय द्विज जाति के जीवन शैली का अनुकरण करते हैं और कालांतर में इस जाति संरचना में उच्च परिस्थिति का दावा करे, तो यह प्रक्रिया संस्कृतिकरण कहलाती है। मजूमदार ने इसके विपरीत प्रक्रिया की बात करी और कहा कि जाति व्यवस्था के अंदर जहां ऊर्ध्व गतिशीलता पाई जाती है वहां पर डाउनवर्ड मोबिलिटी की संभावना भी है। अर्थात जिस प्रकार ऊर्ध्व गतिशीलता है उसी प्रकार
अधोगामी गतिशीलता भी संभव है। और यह अवधारणा विसंस्कृतिकरण के रूप में प्रस्तुत की, जो संस्कृतिकरण की विपरीत प्रक्रिया है। और यह दर्शाती है कि जब कोई भी उच्च जाति अपने स्वयं के क्रियाकलापों को त्याग कर और निम्न जाति के क्रियाकलापों को अपनाए, कालांतर में उसकी सामाजिक परिस्थिति, सोशल स्टेटस के साथ साथ कर्मकांडीय परिस्थिति भी निम्न हो जाए, तो यह प्रक्रिया विसंस्कृतिकरण कहलाती है। यहां संस्कृतिकरण की विपरीत प्रक्रिया के रूप में इसका उल्लेख किया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ केवल निम्न जातियों की जीवन शैली का अनुकरण ही नहीं, बल्कि उच्च जाति के सामाजिक परिस्थिति और कर्मकांडीय स्थिति दोनों ही निम्न हो जाए, यह भी विसंस्कृतिकरण का पार्ट है। तो दोनों में डिफरेंस हुआ, एक ऊर्ध्व गतिशीलता को दिखाता है, दूसरा अधोगामी गतिशीलता को दर्शाता है। थैंक यू।